दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है द तल्ला देस मैन ईटर। दोस्तों, एक कहानी शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी मदर डॉक्टर गीता अवस्थी भी राइटर हैं। अपनी खुद की लिखी बुक्स की कहानियों का नरेशन उन्होंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है। उनके चैनल का नाम है डॉक्टर गीता अवस्थी। क्योंकि आप लोगों को कहानियां पसंद हैं, आप ये चैनल देखते हो, तो एक बार आप देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको वो कहानियां भी शायद पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई स्टोरी द तल्ला देस मैनीटर। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि कहीं पर भी कैंपिंग करने की इतनी सुंदर जगह नहीं हो सकती हिमालयन फुटहिल्स में जितनी बढ़िया कैंपिंग आप कर सकते हो फॉरेस्ट फ्लेम्स के नाम से फेमस ट्रीज के नीचे बिंदु खेड़ा में। अगर आप वहां कैंपिंग करोगे तो उसके जैसी कोई जगह नहीं। जब वो पेड़ फुल ब्लूम पर होते हैं तो आपका जो सफेद रंग का टेंट होता है उन ऑरेंज कलर के फूलों के नीचे बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अगर आप उसकी फोटो खींच सको तो क्या ही कहने। अब सोने पे सुहागा ये कि बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज की बर्ड्स उन पेड़ों पर आकर बैठती हैं, पेड़ों को हिलाती हैं, उनके फूल नीचे गिर जाते हैं तो वो ऑरेंज कलर का कारपेट भी बिछ जाता है आपके टेंट के नीचे। और आपके टेंट के बैकड्रॉप में एक पहाड़ी का व्यू आता है और उन पहाड़ियों की जो चोटियां होती हैं वो बर्फ से ढकी होती हैं। अब जो आपके सामने एक तस्वीर खिंच गई, अब आपको आइडिया लगेगा कि जब फरवरी 1929 में बिंदु खेड़ा में हम कैंपिंग कर रहे थे तो नजारा क्या था। बिंदु खेड़ा केवल एक नाम है एक कैंपिंग ग्राउंड का। ये पश्चिमी किनारे पर है ग्रासलैंड जो कि बहुत बड़ा है, 12 मील लंबा, 10 मील चौड़ा। जब सर हेनरी रामसे कुमाऊं के किंग थे तब ये इलाका खेती का केंद्र होता था। यहाँ बहुत ज्यादा खेती की जाती थी। लेकिन जबकि मैं कहानी बता रहा हूं तब वहां पर केवल 3 गांव थे। कुछ एकड़ की खेती थी, वहां पर एक स्ट्रीम भी बहती थी। उसके पास में ऐसे थे खेत, डॉट डॉट के रूप में आपको अलग से ही नजर आते थे। उसके किनारे ही बने हुए थे खेत। अब जब हम वहां पर पहुंचे थे हमारे आने के कुछ हफ्तों पहले ही घास को जला दिया गया था। अब जहां पर घास जल चुकी थी उसके बीच बीच में कुछ हरे से धब्बे आपको नजर आते थे जहां की घास जली नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हरी थी। तो ये वो जगह थी जहां पर हमें उम्मीद थी कि हमें बहुत ज्यादा शिकार मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ हम आए थे बिंदु खेड़ा। अब इस इलाके का चप्पा चप्पा मुझे मालूम था क्योंकि यहां पर मैं कई बार आया था, इसलिए शिकार की टीम को लीड भी मैं ही कर रहा था। अब एक वेल ट्रेंड हाथी की पीठ पर बैठ के घास के मैदान में तराई इलाके में शिकार खेलना बहुत ही सुखद अनुभव है। मैंने ऐसा कई बार किया है और दिन कितना भी लंबा क्यों ना हो उसका एक एक मिनट, एक एक सेकंड एक्साइटमेंट से भरा होता है। और जिस तरह की वैरायटी शिकार करने के लिए मिलती है, मैंने एक बार 18 तरह के शिकार किए थे। उसमें पक्षी भी थे, तेंदुआ भी था। अगर आप उस घास के मैदान पर पैदल चलो तो आपको वैरायटीज ऑफ बर्ड्स नजर आ जाती है। अब हमारे पास 9 बंदूकधारी थे और 5 दर्शक थे जब हम कैंपिंग कर रहे थे। हमने नाश्ता किया, उसके बाद हाथियों को लाइन से खड़ा किया, उनके ऊपर हौदे सेट करवाए। अब 2 बंदूकधारियों के बीच में एक पैड एलिफेंट था। मैंने अपनी पोजीशन सेंटर में रखी थी, यानी कि 4 हाथी और 4 पैड एलिफेंट मेरे बगल में थे। अब सुबह सुबह की जो जंगल की हवा होती है उसकी खुशबू का क्या ही कहना। अब ये हमारे सर पर शैंपेन की तरह से असर करती है और बर्ड्स के ऊपर भी ऐसा ही असर करती है। अभी आप निशाना लो और वो बर्ड सामने से गायब। और जो बंदूकधारी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में होता है
उसका बैग हमेशा खाली ही रहता है। अब शिकार के दौरान शुरू के कुछ घंटे आपको शिकार नहीं मिलते और आखिरी के घंटे भी नहीं मिलते। आखिरी के घंटे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपकी आंखें थक चुकी होती हैं, आपकी मसल्स भी थक चुकी होती। और जब हमारी बंदूकें सेटल हो गई, उसके बाद हमने काफी बर्ड्स के शिकार किए। एक सांबर का भी शिकार हम करने जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही वो छिप गया। अब जंगल का एक हिस्सा जीप की तरह से निकला हुआ था, कुछ गज तक प्लेन्स में। अब यहां पर हम रुके। ये जंगल फेमस था मोर और मोरनियों के लिए और जंगली मुर्गों के लिए, लेकिन यहां पर बहुत सारे गहरे नाले थे, तो एक स्ट्रेट लाइन में चल पाना संभव नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि हाथियों को इन नालों से लेके जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे साथ एक बंदूकधारी ऐसा है जो कि थोड़ा अनाड़ी है। यही वो जंगल था जब मैं और विंधम एक बार टाइगर को ढूंढ रहे थे, इसी जंगल में। तभी मैंने पहली बार देखा था कार्डिनल बैट। ये जो चमगादड़ होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं तितलियों की तरह से, और ये पाए जाते हैं एलिफेंट ग्रास में। अब इस जगह पर हाथियों को रोक के मैंने हाथियों का सर पूर्व दिशा की तरफ मोड़ने के लिए कहा और उसके बाद एक के पीछे एक चलने के लिए कहा। अब जब आखिरी हाथी उस जगह से निकल गया था जहां पर अभी हमने बीट ऑर्गेनाइज की थी, अब मैंने सारे हाथी रुकवा दिए। अब उनका मुंह उत्तर दिशा की तरफ मोड़ने के लिए कहा। अब हमारा मुंह था हिमालय की तरफ, सामने बादल थे और ऐसा लग रहा था कि बस परियां नाचने ही वाली है। अब 17 हाथियों की जो टीम थी, उसकी सफलता निर्भर करती थी उस धरातल पर जिस पर हाथियों को चलना था। अब जहां पर घास घनी थी, मैंने उस लाइन को 100 गज तक छोटा कर दिया, और जहां पर घास हल्की थी वहां पर इस लाइन को मैंने 200 गज का करवा दिया। अब उत्तर दिशा की तरफ हमने 1 मील तक बीटिंग कर ली थी। हमने 30 बर्ड्स मार दी थी, एक लेपर्ड मार दिया था। तभी एक उल्लू सामने आ गया। काफी बंदूकें ऊपर उठी और उसके बाद नीचे कर ली गई जब उन्हें मालूम चला कि ये तो उल्लू है। अब ये जमीन पर रहने वाले उल्लू पेंगोलिन और पॉर्क्यूपाइन की गुफाओं में रहते हैं, और ये तीतर से करीब दुगने साइज के होते हैं। इनके पंख सफेद होते हैं, पैर लंबे होते हैं, और जब हाथियों की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाए तो पहली 50 गज की उड़ान वो काफी नीचे रहते हुए उड़ते हैं और उसके बाद ऊंचाई पर जाते हैं। शायद वो ऐसा अपने छिपने की गुफा से शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। अब जो उल्लू हमें आज मिला था, इसने ऐसा नहीं किया जैसा कि वो अक्सर करते हैं। पहले तो ये 50-60 गज उड़ा और उसके बाद गोल गोल चक्कर काट के धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने लगा, और इसका कारण था एक फाल्कन। वो तेजी के साथ निकल के आया इस उल्लू की तरफ। अब उल्लू अपनी गुफा में घुस नहीं पाया, फाल्कन उसके पीछे था, तो उसने सोचा मैं फाल्कन से ऊपर ही रहता हूं, क्योंकि नीचे आऊंगा तो फाल्कन मुझे पकड़ लेगा। अब सारे हाथी, सारे महावत, सारे बंदूकधारी इस फाल्कन और उल्लू की दौड़ देख रहे थे। अब आसमान में ऊंचाई का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास कुछ कंपैरिजन करने के लिए ना हो। अब अनुमान के हिसाब से अंदाजा है कि ये दोनों बर्ड्स करीब करीब 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। अब उल्लू ने धीरे धीरे उन बादलों की तरफ जाना शुरू कर दिया जिसके बारे में मैंने बोला था कि अभी परियां डांस करने ही वाली। उल्लू का इरादा साफ समझ में आ रहा था, वो बादलों के अंदर शेल्टर लेना चाह रहा था। फाल्कन को भी उल्लू का इरादा समझ में आ गया था और वो भी अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। अब सब लोग टकटकी लगा के देख रहे थे कि उल्लू बच पाएगा कि नहीं पाएगा। अब सारे बंदूकधारियों ने अपने अपने फील्ड ग्लासेस निकाल लिए थे।
अब दो तरह की आवाज आ रही थी, क्या वो बच पाएगा? कोई कह रहा था नहीं बच पाएगा, कोई कह रहा था बच जाएगा। अब कुछ कह रहे थे बस थोड़ा ही बाकी है। देखो देखो, वो फाल्कन उस उल्लू के नजदीक पहुंच रहा है। अब आसमान में सिर्फ एक बर्ड नजर आ रही थी और सारे लोग ताली बजा रहे थे कि उल्लू बच गया। उसने अपने आप को बादलों के पीछे छिपा लिया। अब लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तालियां बजा रहे थे और वो फाल्कन खाली हाथ सेमल के पेड़ के पास वापस आ रहा था। अब इंसान का रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कब क्या होगा, उसके बारे में आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। उस दिन 54 बर्ड्स मारी गई थी, 4 जानवर मारे गए थे। किसी को जरा भी अफसोस नहीं हुआ था, किसी की पलक भी नहीं झपकी थी। और अब एक उल्लू फाल्कन के हाथों बच गया था और सारे लोग उसकी जान बचने की खुशियां मना रहे थे। वही लोग जिन्होंने 58 जानें ली थी। अब उन प्लेन्स के उत्तरी किनारे पर मैंने फिर से हाथियों का चेहरा घुमा दिया। अब की बार घुमाया दक्षिण दिशा की तरफ। अब जो उस स्ट्रीम का दाहिने किनारा था, उस पर हमने बीटिंग की। यह स्ट्रीम 3 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती थी। अब क्योंकि यहां पर नमी थी, तो यहां की घास जली नहीं थी और थोड़ी भारी थी। अब सारे बंदूकधारी अपनी राइफल तैयार करके खुद भी तैयार थे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे हॉग डियर और बारहसिंगा यानी कि स्वयं डियर मिलने की संभावना थी। और इस बात की भी संभावना थी कि इन डियर के चक्कर में कोई लेपर्ड यहां पर आया हो और वो भी चढ़ जाए हत्थे। अब इस किनारे पर हम लोग 1 मील की बीटिंग करते हुए गए। हमें कुछ पी फाउल और मिल गई, कुछ कॉक फ्लोरिकन्स मिल गए, मुर्गियां छोड़ दी गई, 3 स्नाइप और एक हॉक डियर मिल गया जिसके की सींग बहुत खूबसूरत थे। तभी एक हैवी वेलोसिटी राइफल का जो डिस्चार्ज था, जो गूंज थी, और जो बंदूक दुर्घटनावश चल गई थी एक दर्शक के द्वारा, जो कि मेरे ही हाथी के हौदे में बैठा था, उसने मेरे कान की इनर लाइन को फाड़ दिया और फाड़ दिया मेरे ईयर ड्रम को। और उसके बाद बाकी का फरवरी का महीना मेरे लिए टॉर्चर बन के रह गया। अब उस पूरी रात जिम कॉर्बेट सो नहीं पाए और सुबह अपनी शिकार वाली टीम से उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। और सुबह सुबह 25 मील की यात्रा पर निकल गए काला डूंगी के लिए। अब जो काला डूंगी का डॉक्टर था, एक नौजवान था और उसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई और ट्रेनिंग अभी अभी ही पूरी की थी। और जिस बात का मुझे डर था, उस डॉक्टर ने यह बात कंफर्म कर दी कि मेरे ईयर ड्रम्स पूरी तरह से नष्ट हो चुके। 1 महीने के बाद हम लोग मेरे समर होम नैनीताल चले गए। और तब जो रामसे हॉस्पिटल था, जिसका कि नाम अब हो चुका है गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल, इसी डायग्नोसिस के बारे में रिकन्फर्मेशन मुझे दे दी कर्नल बार्बर ने, जो कि नैनीताल के सिविल सर्जन थे। अब दिन बीतते जा रहे थे और मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे सिर के अंदर मवाद भर रहा है। अब जो मेरी कंडीशन थी, जितना मुझे परेशान कर रही थी, उतना ही परेशान कर रही थी मेरी दोनों बहनों को। अब जब हॉस्पिटल मेरा कोई इलाज नहीं कर पा रहा था, मेरे दर्द का समाधान नहीं कर पा रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहां से चला जाऊंगा। हालांकि इस बात के खिलाफ थी मेरी दोनों बहनें। अब ये जो मैंने आपको सारी कहानी बताई, ये आपकी सहानुभूति अर्जित करने के लिए नहीं है, इसलिए है कि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तल्ला देश मैनीटर, उसमें इस घटना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिल बेंस और हैम विवियन दोनों डेप्यूटी कमिश्नर थे अल्मोड़ा और नैनीताल के 1929 में। दोनों के ही जिलों में मैन ईटर का आतंक था। एक के इलाके में था
तल्ला देश मैन ईटर और दूसरे के इलाके में था चौगर टाइगर्स। विवियन से मैंने वादा किया था कि मैं इस मैन ईटर को पहले मारूंगा, लेकिन ये मैन ईटर सर्दियों में एक्टिव नहीं रहता था ज्यादा। तो फिर मैंने विवियन से ही परमिशन लेके दूसरे मैन ईटर को मारने का निर्णय लिया। अब क्योंकि मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना टाइगर के शिकार पर जाऊं, ताकि जो मेरी परिस्थितियां चल रही हैं, मेरे कान की स्थिति है, उसके साथ मैं एडजस्ट कर सकूं। तो मैं गया तल्ला देश। अब जो इस कहानी से संबंधित बातें हैं वो मैं बताना नहीं चाहता था, और जब तक मैंने जंगल लोर बुक लिख ली तब तक ये मैंने बताया भी नहीं। क्योंकि जब तक आप जंगल लोर पढ़ ना लें और आपको मालूम चले कि मैंने क्या सीखा जंगल में एक बच्चे के रूप में, और उसके बाद जंगल में कैसे चलते हैं, राइफल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब मेरी तैयारियां पूरी कर ली गई और 4 अप्रैल को मैं 6 गढ़वालियों के साथ निकल पड़ा नैनीताल से। अब उनमें जो लोग शामिल थे उनके नाम थे राम सिंह, माधो सिंह, एक कुक जिसका नाम था इल्हाई, और एक ब्राह्मण जिसका की नाम था गंगाराम। गंगाराम हर तरह के काम कर लेता था और वो मेरे साथ जाने के लिए बहुत उत्सुक था। अब 14 मील तक यानी कि काठ गोदाम तक हम पैदल चले। हमने वहां पर शाम की ट्रेन पकड़ी और पीलीभीत और बरेली होते हुए अगले दिन दोपहर को हम पहुंच गए टनकपुर। यहां पर मेरी मुलाकात हुई पेशकार से, जिसने मुझे बताया एक दिन पहले एक बच्चे की जान ले ली है तल्ला देश मैन ईटर ने, और बेंस के ऑर्डर पर 2 भैंस जिन्हें की बेट के रूप में इस्तेमाल किया जाना था भेज दी गई हैं तल्ला देश के लिए। अब जब मेरे आदमियों ने खाना बना लिया और खुद खा लिया और मैंने डाक बंगलो में ब्रेकफास्ट कर लिया, अब उसके बाद हम लोग तैयार होके 24 किलोमीटर्स की वॉक के लिए निकल पड़े। ये वॉक थी काला डूंगा जाने के लिए। काला डूंगा अलग है और वो काला डूंगी अलग है, जहां पर जिम कॉर्बेट का विंटर होम था। पहले के जो 12 मील थे बरमदेव होते जाते थे, वहीं पर था पूर्णागिरी देवी का मंदिर। इस पूरे रास्ते में ज्यादातर इलाके में जंगल ही जंगल है। अब इस माउंटेन के तलहटी पे 2 रास्ते जाते हैं। आपके पास दोनों रास्ते में से एक रास्ता चुनने का ऑप्शन होता है। एक खड़ी चढ़ाई वाला है जो कि जाता है पूर्णागिरी मंदिर की तरफ से, और दूसरा रास्ता है जो कि कोलियर की ट्रामवे लाइन होके जाता है, जिसके बारे में मैं अपनी दूसरी कहानी में पहले ही बता चुका हूं। आज भी वो कोलियर के ट्रैक के कुछ अवशेष बचे हुए हैं, बाकी तो बह गए लैंडस्लाइड में और मौसम की मार में। अब इस रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरे 6 गढ़वालियों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझा था, और रात आधे ही रास्ते में आ गई जब हम गॉर्ज की तरफ बढ़ रहे थे। अब रात में कैंपिंग कहाँ की जाए, ये सवाल बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था क्योंकि पूरी जगह पे पत्थर गिरने का खतरा था। बड़ी मुश्किल से हमने एक जगह निकाली जहां पर एक ओवर हैंगिंग रॉक थी, जिससे हमें पत्थरों से सुरक्षा मिल जाती। तो हमने डिसाइड किया हम रात यहीं पर गुजारेंगे। और जब मैंने अपना डिनर कर लिया और मेरे आदमी अपना खाना बना रहे थे, उसके बाद मैं अपने कैंप में आ गया, कपड़े उतार कर सो गया अपने कैंप बेड में। यही एक सामान था, एक वॉश मशीन को छोड़ के, जो अपने टेंट के अलावा में लाया था। दिन काफी गर्म था और हम टनकपुर के बाद करीब 16 किलोमीटर चल चुके थे। मैं बहुत थका हुआ था, आराम से लेटा था और डिनर के बाद वाली सिगरेट पी रहा था। तभी नदी के उस दूसरी तरफ वाली पहाड़ी पर मैंने देखा अचानक से 3 रोशनियां आ गई। नेपाल की तरफ की पहाड़ियों में अप्रैल के बाद आग लगती रहती है, तो मुझे लगा कहीं से जलते हुए अंगारे आए होंगे, गॉर्ज की हवा से ऊपर जाके गिर गए होंगे और सूखी लकड़ी में आग लग गई होगी। अब जब मैं उन 3 रोशनियों को देख रहा था, उनके ऊपर ही 2 रोशनियां और प्रकट हो गई। बाएं हाथ की तरफ से 2 रोशनियां बहुत ही धीमे धीमे नीचे की तरफ उतरने लगी, और उसके बाद जो नीचे 3 रोशनियां थीं उनमें समाहित हो गई, यानी कि मिल गई।
अब मुझे समझ में आया कि मैं जिसे आग समझ रहा था वो आग नहीं है, रोशनी है। सारी की सारी रोशनियां एक जैसे आकार की थी। उनका डायमीटर 2 फीट का रहा होगा। और जब वो रोशनियां जल रही थीं तो उनमें कोई लपक नहीं थी। आग की तरह से फ्लेम हिल नहीं रही थी और कोई धुआं भी नहीं निकल रहा था। अब कुछ और रोशनी आ गई, कुछ लेफ्ट से, कुछ पहाड़ी के ऊपर से। अब देख के ऐसा लग रहा था कि कोई महाराजा शिकार पर गया हो और अपने शिकार का कोई सामान जंगल में भूल गया हो और उसने अपने आदमी भेजे हो वो सामान खोजने के लिए। अब जो मैं बात बोल रहा हूं बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बातें यहां पर होती रहती हैं। अब मेरे आदमी उन रोशनियों को देखने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना उत्सुक था मैं। अब मैंने अपने उन आदमियों से बोला कि क्या तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है वहां की? हमारे बीच में दूरी थी करीब 150 गज की, लेकिन आदमियों ने कहा कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब यह अंदाजा लगाना कि वहां पर क्या चल रहा है, वो भी तब जब आप बहुत ज्यादा थके हो, उसका कोई फायदा नहीं था। तो धीरे धीरे हम लोग सो गए। रात को एक घोराल की आवाज आई और फिर थोड़ी देर बाद एक तेंदुए की आवाज आई। अब क्योंकि आज हमें काफी लंबी दूरी तय करनी थी तो मैंने अपने आदमियों से बोल दिया था हम सुबह बड़ी जल्दी निकलेंगे। अभी हल्का हल्का उजाला होना शुरू हुआ था कि मेरे आदमियों ने मुझे गर्मा गर्म चाय लाके दी। अब जब सारा सामान पैक कर लिया गया था, केवल कुछ बर्तन रखे जाने बाकी थे और रखा जाना था एक कैंपिंग बेड। अब मेरे आदमी एक सीधी लाइन बना के चल पड़े बकरियों के जाने के रास्ते पर, एक रवीन में। अब यहां पर एक आयरन ब्रिज था जो कि कॉलियर ने बनाया था और वहां पर जब मैंने अपनी निगाह घुमाई उस तरफ जहां कल रात को मैंने रोशनी देखी थी, सूरज थोड़ा उगने को ही था। इतना उजाला हो गया था कि दूर की चीजें भी साफ साफ नजर आ रही थी। अब मैंने उस पहाड़ी का एक एक हिस्सा स्कैन किया, पहले अपनी नंगी आंखों से और उसके बाद फील्ड ग्लासेस लगाकर भी। एक भी नामो निशान नहीं था कि कोई इंसान वहां पर कल रात को था। ना ही कोई जली हुई लकड़ी थी जैसा कि मैंने पहले सोचा था। और जब निगाहों से आप देखोगे तो मालूम चलेगा कि इस इलाके की वनस्पति सालों से जलाई नहीं गई है और ये पहाड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक चट्टान ही चट्टान थी। कुछ ठूंठ जैसे पेड़ थे जिनकी की जड़ें यहां वहां चट्टानों के बीच में घुसी थी और पेड़ को सहारा दे रही थी। और जिस जगह पर लाइट दिखाई दे रही थी वहां एक खड़ी चट्टान थी। कोई भी इंसान उस पर खड़ा हो ही नहीं सकता था जब तक कि वो रस्सी से लटक ना रहा हो। 9 दिनों के बाद मेरा ये जो मिशन था पहाड़ी लोगों के प्रति वो खत्म हो गया। मैं एक रात रुका काला डूंगा में, एक नेचर लवर के रूप में, या यूं कहे एक ऐसे आदमी के रूप में जिसे मछली मारना बहुत पसंद है। और कोयलर ने एक बंगलो बनाया था। जब वो लकड़ियां निकाल रहे थे, वो लकड़ी जो नेपाल ने भारत को गिफ्ट में दी थी, अब यहां से पहाड़ी कई हिस्सों में स्लोप बना के शारदा रिवर तक जाती।